कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लखनऊ की घटना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। विकास और कानून व्यवस्था के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। जो सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। सरकार का खुलकर विरोध कर रही है कांग्रेस। सरकार ने पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनाया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर और सपा के पूर्व मंत्री सीपी राय आज ले रही हैं कांग्रेस की सदस्यता। हम सब ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कई और दल के लोग भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय एवं बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने कांग्रेस की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष जलाल झाबरी ने दोनों को पटका पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराई। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे 2017 तक, 17 से 22 पूर्व विधायक आदरणीय राकेश राठौर जी, और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री भाई सीपी राय जी, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार उन सबका स्वागत करता है, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को देख करके हमारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में परिवार में शामिल होकर के इस सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस का जो दामन थामा है, हम सब मिलकर के इस अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आज निर्णय लेते हैं। लगातार हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और आज ये भी तय करते हैं कि लगातार तमाम दलों से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ अनवरत शामिल होते रहेंगे और ये कांग्रेस परिवार प्रदेश और देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें मौका दिया है। इन्होंने अपना समय हमें दिया है। आज का जो माहौल है बहुत ही सोचनीय है, देखने लायक है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से अपने एजेंडे पे लगातार आगे बढ़ रही है, उससे पूरे प्रदेश में भय व्याप्त। कानून नाम की कहीं चीज नहीं है। पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक लगातार दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं, चाहे बेटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सरकारी संरक्षण में हुई हत्याओं का अगर सिलसिला देखें तो लगातार जारी है। कल की घटना आपके मुख्यालय लखनऊ पे हुई है। ये इस सरकार के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। क्या एजेंडा है सरकार का, वह पूरा प्रदेश धीरे धीरे जानता जा रहा है। केवल प्रदेश में भय व्याप्त करके कोई भी व्यक्ति विकास के बारे में न पूछे, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था पर सवाल न उठाए, किसी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात जब कोई व्यक्ति उठाता है, कोई संगठन उठाता है, कोई पार्टी उठाती है,
तो कहीं ना कहीं से उसे धमकाया जाता है। कांग्रेस के अलावा इस उत्तर प्रदेश में बहुत पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उस पर खुल के कोई नहीं बोल रहा है। तभी जमात में भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन खुल के जिस तरीके से बोलना चाहिए कोई नहीं बोल पा रहा है। खुल करके अगर कोई बोल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को। आज आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का भय का माहौल इस सरकार ने बनाया है, इसे अगर रोकने में कोई कामयाब है तो कांग्रेस पार्टी। इन्होंने इनके चुनाव और इनकी राजनीति को 50-60 हजार करोड़ रुपया कर चुका है। आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, और उन सारी बातों की एक एक बात मेरी सही साबित हुई। दोस्तों, आज देश भारी संकट में है और देश में अगर कोई आदमी उस संकट में लड़ रहा है तो अकेला उसका नाम है राहुल गांधी। एक अकेला आदमी लड़ रहा है, जिसमें कश्मीर पहुंच करके ये कहा था जब उसको डराया गया। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि जब उनकी यात्रा दिल्ली आती है तो सारे के सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि कोरोना फैल रहा है, जिससे यात्रा रुक जाए। और जब कश्मीर पहुंचती यात्रा तो डराया जाता है कि आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या बात कही थी उसको याद रखना चाहिए हर एक को, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण। उन्होंने कहा था मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी सफेद कपड़े को चाहो तो आप लाल कर दो। तो सर पर कफन बांधने वाले आदमी का नाम है राहुल गांधी। चूंकि एक ही आदमी लड़ रहा है फांसीवाद से, इसलिए सीपी राय ने तय किया कि फांसीवाद के खिलाफ इस लड़ाई में राहुल गांधी का साथ देगा, इसलिए तय किया। और इसलिए 3 साल की राजनीति छोड़ने के बाद आज मैं राजनीति में शामिल हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों से सरकार डर गई, क्योंकि सरकार नंगी हो रही थी। और डर करके उस नंगे हो जाने के कारण तमाम धोखेबाजी से, गलत तरीके से उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि वह हिंदुस्तान की आवाम की आवाज बनकर के बोल रहे थे। और जैसे उनकी सदस्यता रद्द हुई, उस दिन मुझको एक पुराने शायर का एक शेर याद आ गया कि आवाजें हक बुलंद करने उठेगा कौन संसद में, गरीबों के मसायल पर लड़ेगा कौन संसद में, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, गरज के शेर के मानंद कहेगा कौन संसद में। जब संसद में राहुल गांधी नहीं रहे तो मुझे ये शेर उनका याद आया। दोस्तों, आप सब मालूम है आप लोगों को, पिछले 70 साल में देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज उसका 4 गुना से ज्यादा कर्जा हो गया है। सिर्फ 7-8% कर्जा और बढ़ जाएगा तो भारत देश दिवालिया हो जाएगा, भारत देश की हालत लंका जैसी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरी बेटी का बेटा और मेरे और सब जानने पहचानने वाले लोग कल लंका के हालात झेलें। इसलिए मैंने तय किया कि कांग्रेस का साथ देना चाहिए और पूरी ताकत के साथ देना चाहिए, और उसी तरह देना चाहिए कि चाहो तो हमारे भी सफेद कुर्ते को लाल कर दो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तमाम साथी चला रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर आया हूँ। समाजवादी पार्टी मैंने बहुत दिन पहले छोड़ दिया। जब समाजवाद छूट गया तो मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दिया। मैंने उसको छोड़े हुए इतने दिन हो गया। समाजवाद नाम का ABCD वहाँ नहीं है। और आप लोगों को याद होगा मुलायम सिंह यादव को जिस दिन पार्टी जिसके अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा था, अभी रुक जाइएगा सर, रुक जाइएगा, रुके रहिएगा, फिर से कर दीजिएगा। हो गया भैया? साथ है, बहुत सालों का साथ है मेरा, और 3 साल से जरूर मैं राजनीति में नहीं था, और लेकिन आप लोगों की मीडिया में तो लगातार रोज था, करीब अखबार में आप छाप रहे थे और टीवी पर बुला रहे थे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। लेकिन सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति में रह करके मैंने अचानक, वैसे मेरी राजनीति 1967-68 से शुरू होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन शुरू किया था, ABCD हाय हाय वाला। उस आंदोलन में बहुत छोटी उम्र का मैं बच्चा था, उसमें हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे उसमें शायद। राजनारायण एक मेरे नेता थे, उन्होंने मुझे पहली बार अपनी कलम से सदस्य बनाया था सोशलिस्ट पार्टी का, और जब तक राजनारायण जी जिंदा रहे तब तक मैं उनके साथ रहा।
गंगा के घाट पर उनसे मेरा साथ छूटा और उसके बाद नारायण जी के सारे लोगों ने मुलायम सिंह का साथ आ गए। सारे लोग जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी इत्यादि इत्यादि बड़ी फौज थी वो। और फिर उसके बाद मुलायम सिंह के साथ हम लोग थे। मुलायम सिंह के निधन तक मेरा उनका व्यक्तिगत रिश्ता अपनी जगह पर था। सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति छोड़ने के बाद आज अचानक मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। लोग तो उस पार्टी की तरफ जाते हैं जहाँ सत्ता होती है, और ऐसा नहीं कि वहाँ से हम जैसे लोगों को बुलावा नहीं आता या आया नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से सीखा था, संसो पाले माधी घाट पिछड़े मांगे 100 में 60, जो हमने सीखा, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही चलने दीजिए, एक ही प्रेस कीट रहेगी, बाद में बात कर लीजिएगा। तो जो हम लोगों ने सीखा था शुरू से कि जब तक ऊंच और नीच की खाई नहीं पट जाएगी, जब तक छोटे और बड़े के बीच का भेद नहीं मिट जाएगा, तब तक एक देश की आज़ादी सच्ची नहीं मानी जाएगी। तो चूंकि बहुत छोटी उम्र से उन नारों को लेकर, उन सवालों को लेकर के मैं राजनीति में हूँ, इसलिए वैचारिक चीज अपनी नहीं छोड़ पाया। और आप जितने साथी मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, 37-38 लाख लोग आपको मुझे पढ़ते हैं लगातार, तमाम लोग इसमें करीब इतनी संख्या रहती है। आप देख रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद भी 2013 में मैंने कह दिया था कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और 2014 में 16 मई को 13 घंटे में टीवी पर था लगातार। की है और भारतीय जनता पार्टी की एक किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार है। अगर आज पूरे देश में भी किसी राज सब कह रहे थे पूरे देश में कोई लड़ता हुआ दिख रहा तो आदरणीय राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी की बड़ी भारत जोड़ो यात्रा से हम लोग खुद प्रभावित। जिस तरीके से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने लोगों को जानने का प्रयास किया, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और उनके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, परिजनों के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस की इच्छा से आज धन्यवाद। हमारे एक नेता थे मधुलिमय, उनका नाम जानते हैं आप लोग? मधुलिमय वो शख्स थे डॉक्टर लोहिया के बाद जो सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे, और जब वो संसद में प्रवेश करते थे और उनके हाथ में कुछ कागज होता था तो मंत्री लोग डरने लगते थे, पता नहीं किसकी आज खाट खड़ी होगी। मधुलिमय जी ने अपनी मौत के समय 1995 में आखिरी लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने चेतावनी दी। यद्यप जब पूर्व में जनसंघ की और समाजवादी पार्टी की समझौता हुआ था, तब भी उसका विरोध करने वाले अकेले आदमी का नाम था मधुलिमय, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने दबाव डाल दिया तो वो फिर चुप हो गए। मधुलिमय ने 1995 में आखिरी लेख लिखा था, और उन्होंने उसमें लिखा था कि देश में फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और फांसीवाद के कब्जे से देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही होगा। और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों का एक कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, काश समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए होते, और अब भी जरूरत है कि वो साथ आ जाए। मित्रों, मैं देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, देश संकट पे है, देश का संविधान संकट पे है, देश का लोकतंत्र संकट पे है, देश के लोगों की जबान संकट पे है, देश की अर्थव्यवस्था संकट पे है, देश की सीमाएं संकट पे है, और देश की विदेश नीति संकट पे है। इसलिए मैं पूरे देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बंट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। संभव हो तो कांग्रेस में आइए, और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए, ये मेरी सबसे अपील है। और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूँ। जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा, दौरा करने को कहेगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा। लेकिन सारे लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई, और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियां भारत देश के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फांसीवाद को रोकना ही पड़ेगा। और फांसीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी सवाल हो, कोई चिंता बात नहीं, जितनी देर तक पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा। सुदीप चौधरी के प्रोग्राम में उस दिन मुझसे एक सवाल पूछे गए थे, मैं शुरू जानबूझ के यहाँ से कर रहा हूँ।
समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं सैद्धांतिक राजनीति करता हूँ। उस दिन रवीश ने सबसे पहले पूछा कि राय साहब आपसे सवाल करूं, उसके पहले होने वाले पीएम का एक बयान देख लेते हैं। तो होने वाले पीएम बड़े विनम्र भाव से बोल रहे थे कि ये जनता की जीत है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, लोगों को वादे पूरे करने पड़ेंगे। रवीश ने कहा राय साहब क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं जितना वॉच कर रहा हूँ इस सज्जन को गुजरात से, इनका ये स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फलदार वृक्ष झुक जाता है। तो अगर फलदार वृक्ष सचमुच झुक गया है तो देश के हित में होगा। ये कह रहे वादे पूरे करेंगे तो वादे पूरे होंगे, पूरे देश का भला होगा, मेरा आपका भला होगा। 10 से 11 के कार्यक्रम में था मैं संदीप चौधरी के साथ और प्रकाश जावड़ेकर मेरे सामने थे। मुझसे 3 सवाल पूछे गए। उस वक्त फिर दिखाया गया अहमदाबाद का भाषण जिसमें प्रधानमंत्री जी का अहम ब्रह्मास्त्र जाग चुका था और मुझसे सवाल 3 पूछे गए कि 3 सवाल के जवाब एक साथ दे दीजिए कि विदेश नीति में क्या फर्क पड़ेगा, आर्थिक नीति में क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई सौदे में कम होगी या नहीं होगी। तो मैंने माफी मांगते हुए ये कहा था कि मैं पहले 30 सेकंड आपके सवाल से अलग कुछ बात करना चाहता हूँ। याददाश्त में जोड़ डालिए, आपको याद आ जाएगा, बहुत चर्चित बयान है और ऑन रिकॉर्ड है ये। और मैंने उस दिन ये कहा था कि थोड़ी देर पहले मैं रवीश के कार्यक्रम में ये कह रहा था, लेकिन अब जो मैं भाषण सुन रहा हूँ उसमें अहम ब्रह्मास्मि मैं भी ब्रह्म हूँ ये बोल रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने करोड़ लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हो वो लिख करके रख लें कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को लिखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये 16 मई 2014 की बात है, जिस दिन साहब बहादुर भारी वोट से जीते थे और जनता गदगद थी एक तरफ। उस दिन ये बोलने की हिम्मत सीपी राय जैसे लोगों में ही हो सकती थी और शायद मैं गलत साबित नहीं हुआ। विदेश नीति पर मैंने कहा था कि विदेश नीति वो तय करते हैं जो 100 साल आगे देखते हैं, 50 साल आगे देखते हैं, लेकिन आरएसएस की पूरी जमात हमेशा 5 से 8 साल पीछे देखती है। इसलिए अगर ये कांग्रेस की बनाई हुई विदेश नीति को कायम भी रख पाई तो इनका भारत देश पर बहुत बड़ा एहसान होगा, अन्यथा ये बर्बाद कर देंगे। और आर्थिक नीति पर उस दिन मैंने ये कहा था इसका फैसला 6 महीने बाद होगा, जब ये तय हो जाएगा कि ये सरकार जिनकी आई है ये उस जनता के साथ है जिसने सरकार बनाई है। आज आप जो कर रहे हैं इसके माथे का तो आपके जो कलंक लगेगा ये जिंदगी भर नहीं छूटेगा। और दूसरी बात नोट करके रख लो, इस चुनाव में आपको 50 सीट नहीं आएगी और 50 सीट नहीं आई थी। पिछले चुनाव के मेरे लेख आपने वो छापे हैं 16 अखबारों ने, मैंने लिखा था 125 सीट पार नहीं करेगी समाजवादी पार्टी अपने कर्मों के कारण, अपने गलत सिद्धांतों के कारण और गलत रणनीति के कारण। लेकिन 126 तो नहीं हुई ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए दोस्तों इस वक्त देश संकट में है। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, बीजेपी के संसद सदस्य ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उधर चीन 16 किलोमीटर अरुणाचल में घुस गया, सड़क बना रहा है और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री इतना बेशरम है, क्या इसको हम देशभक्त कह सकते हैं, जिसने कहा कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कुछ हुआ है। और फिर राजनाथ सिंह कह रहे हमारी बात हो रही है, चीन को वापस जाना चाहिए। और इससे बुरा क्या हो सकता है? किसी देश में अमेरिका ने धमकी दिया था, 7वां बेड़ा भेज दिया था हिंद महासागर में, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई थी और एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 सैनिकों से हथियार रखवा लिया था। उस देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि चीन चूंकि बड़ा देश है उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे भारत की सेनाओं ने बिना लड़े कभी नहीं छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी कम से कम 13-14 हजार वर्ग मील जमीन आज चीन के कब्जे में है और हर दिन आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी कर्तव्य है, हर कदम वाले का कर्तव्य है, इसके खिलाफ लिखे, इसके खिलाफ बोले। क्रांति के बारे में कहा यह जाता है कि जिसने क्रांति शब्द लिखा वो भी क्रांतिकारी है, जिसने क्रांति शब्द बोला वो भी क्रांतिकारी है, जिसने सिर्फ मुट्ठी उठा दी वो भी क्रांतिकारी है, और जो आंख तरेर करके क्रांतिकारियों के खिलाफ जुर्म करने वाले को आंख तरेर के देख लेता है वो भी क्रांतिकारी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि देश बचाना है, इसलिए कांग्रेस की सिंपैथाइजर बन जाओ, कांग्रेस के शुभचिंतक बन जाओ। ये अपील मेरी सारे बुद्धिजीवियों से है देश के। एक और बात,